everybody, welcome to the second class of our chapter chemical equations and chemical reactions and equations. So हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में काफ़ी सारा टॉपिक कंप्लीट कर लिया था. नाउ इट इज़ द नेक्स्ट पार्ट एंड अभी हम लोगों को मेजरली टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है. सो वी विल बी डूइंग दैट. एंड उसके पहले आई जस्ट इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज़ अक्षता. आई होप जो मैंने एक होमवर्क दिया था वो आपने कर लिया है, और जो भी मैंने रिविजन कल पढ़ाया था वो सारा आपने कर लिया. प्रीवियस क्लास में जो भी पढ़ाया गया था वो सारा आपने रिविजन कर लिया है, बिकॉज देन ओनली यू विल बी गेटिंग कि अब क्या होने वाला है. सो जस्ट वी विल get started with types of chemical reactions. And yeah, जो मैंने पहले भी बोला था लास्ट क्लास में, that I will be covering all these questions जो हैं ये वाले इन टेक्स्ट वाले, एंड बाद में भी जो लास्ट में एक्सरसाइजेज होती हैं वो सारे we would be covering separately if you want. And then we will be doing some extra questions, some multiple choice questions, assertion reason based questions. हम लोग के पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए. तो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद टुडेज क्लास. सब लोग अपनी नोटबुक्स ले लो. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लास. यहाँ पे बहुत सारी रिएक्शंस अब आएंगी और काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है. अब जो प्रीवियसली हमने पढ़ा दे वर द बेसिक्स, तो वो एक टॉपिक है. एंड अब जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दे आर द एक्चुअल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स, जिन सब के लिए हम इतना बेसिक पढ़ रहे थे. अब वो सारा बेसिक यूज होने वाला है. सो नाउ we have to be very attentive. पहले भी होना था बट अब और ज़्यादा attentive होना है अगर आपको अच्छे से समझनी है चीज़ें. तो let's just get started now. Okay, so we have to do types of chemical reaction. अब देखो, we have learned in class 9 that during a chemical reaction atoms of one element do not change into those of another element, nor do atoms disappear from the mixture or appear from elsewhere. Actually, chemical reactions involve the breaking and making of bonds between atoms to produce new substances. अब यहाँ पे बेसिकली इतना बोला जा रहा है कि केमिकल रिएक्शंस में 9th में पढ़ाई कब पढ़ा है वो रहने दो. बेसिक चीज़ ये कही जा रही है कि केमिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है तो कोई नया ही कंपाउंड कहीं से आ जाएगा, कुछ नया ही एटम आ जाएगा. मान लो रिएक्शन हो रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और प्रोडक्ट में अपने आप ही कहीं से कैल्शियम आ जाएगा. ऐसा नहीं होता है. जो एक केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो रिएक्टेंट में चीज़ें होती हैं वही चीज़ें प्रोडक्ट में होती हैं. ऐसा भी नहीं है कि अगर 3 कैल्शियम हम लोगों ने रिएक्टेंट में ले रखे हैं तो प्रोडक्ट में अचानक से कहीं से 10 कैल्शियम आ जाएंगे. ऐसा नहीं होता है. इसीलिए ही इक्वेशन हमेशा बैलेंस्ड होती है, क्योंकि राइट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड में दोनों तरफ ही इक्वल चीज़ें होती हैं, इक्वल एटम्स होते हैं, नंबर भी इक्वल होता है, टाइप ऑफ एटम्स भी इक्वल होता है. तो बेसिकली बस रीअरेंजमेंट हो रहा होता है एटम्स का. जो एक रिएक्शन में एटम्स होते हैं वो आपस में रीअरेंज हो रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता है कि वो कहीं गायब हो जाएंगे या नया कोई प्रकट हो जाएगा कहीं से. ऐसा कुछ भी नहीं होता है. जो पुराने एटम्स है वही हैं, उनमें ही किसी के बीच में बॉन्ड्स हैं, वो बॉन्ड्स टूटेगा वो किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड टूटेगा वो किसी और के साथ बॉन्ड बना लेगा. जैसा कि नॉर्मली हम लोग की फ्रेंडशिप में भी होता है. कोई स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप होती है, देन थर्ड पर्सन आएगा, फोर्थ पर्सन आएगा, कोई और फ्रेंडशिप हो जाएगी, न्यू फ्रेंडशिप हो जाएगी, कभी एक फ्रेंडशिप का ग्रुप बन जाएगा. वैसे ही 2 एटम्स हैं उनके बीच में एक पर्टिकुलर बॉन्डिंग है, वो टूटेगी, नौ के साथ बॉन्डिंग बनेगी. कई बार ऐसा होगा कि हम 3 वाला कंपाउंड देखते हैं, जैसे हम AgNO3 होल्ड वाला कंपाउंड Ag2NO3 देख रहे थे हम लोगों ने. एक PbNO3 होल्ड 2 देखा था लेड नाइट्रेट करके. तो उसमें हमने देखा था लेड भी है, नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो 3 भी साथ में आ जाते हैं. तो बेसिकली बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड मेकिंग वाली प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती है केमिकल रिएक्शन में. कुछ नया ना आता है ना नया जाता है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन भी कंजर्व्ड होती है, क्योंकि मास कंजर्व्ड होता है नेचर में. ना कोई एग्जिस्टिंग मास कहीं जाएगा और नया मास ना कहीं से उत्पन्न होगा. जो प्रेजेंट है वही रहेगा, वही आपस में इधर उधर एक्सचेंज, रिप्लेसमेंट और ये सारी चीज़ें होंगी. तो यहाँ पे अब हम लोग फर्स्ट हमारी जो रिएक्शन है जो कि होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उससे हम लोग शुरू करते हैं. इसमें सबसे पहले हमें एक एक्टिविटी करनी है, एक्टिविटी 1.4. उसमें बोला गया है कि हमें एक स्मॉल अमाउंट में कैल्शियम ऑक्साइड लेना है. ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड को हम क्विक लाइम भी बोलते हैं. इसको हमें एक बीकर में लेना है, कंटेनर में लेना है.
उसमें फिर धीरे 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 पानी ऐड करना है और बीकर को टच करके भी देखना है क्या होता है, क्या तुम्हें कोई टेम्परेचर चेंजेस फील हुए। अगर तुम्हारे स्कूल में तुमको लैब में एक्सपेरिमेंट कराया जाता है जिसमें तुम थोड़ा सा पहले कैल्शियम ऑक्साइड लोगे जिसको कि क्विक लाइम कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO जिसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। तो जब उसमें हम धीरे 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 पानी डालते हैं तो हमें जो वो कंटेनर होगा ना वो गरम गरम सा फील होगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो विगरसली रिएक्ट करता है वाटर पे टू प्रोड्यूस स्लेक्ड लाइम। ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, स्लेक्ड लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो CaO होता है क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड ये कंबाइन करता है H2O वाटर के साथ बहुत विगरसली, मतलब बहुत फटाफट फटाफट रिएक्ट कर रहा होता है और बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं और साथ में हीट प्रोड्यूस होती है क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगी भी, बट अभी आप बस ये जान लो कि हाँ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है यानी कि हीट निकल रही है उसमें। ठीक है, तो अभी मैं बता देती हूँ, इस बार एक बार बता देती हूँ कि ये कैसे कैसे कंपाउंड्स बने हुए हैं। हमने पढ़ा था कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। अब क्योंकि ये दोनों आपस में आ गए तो Ca2O2 बना। अब क्योंकि 2 है तो वो कैंसिल आउट भी हो सकता है, तो CaO हमारा कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विकलाइम होता है। सिमिलरली कैल्शियम जो होता है उसकी 2 होती है वैलेंसी और हाइड्रो ऑक्साइड की 1 होती है, हमने पढ़ा था। तो ये ऐसे चला जाता है, कैल्शियम के में 1 ही आएगा और OH है और होल 2 है, तो ऐसे करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो ये चीज़ें हैं मैं आपको क्योंकि बेसिक से पढ़ा रही हूँ। तो इस रिएक्शन में होता क्या है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है और वाटर है वो कंबाइन करते हैं टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं उसमें 1 या मल्टीपल प्रोडक्ट कंबाइन होकर के एक सिंगल 1 या मल्टीपल रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactants is known as a combination reaction। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमारी वो रिएक्शन होती है जिसमें मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं और जो है सिंगल प्रोडक्ट होता है। एक जनरल में एक्सप्लेन कर देती हूँ, A+B अगर कंबाइन होंगे तो C बनेगा। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये 2 है, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल है। यहाँ पे बस एक इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इस चीज़ पे आपको मेजरली ध्यान देना है। एंड देन जो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं, अभी हमने देखा, हमने ये वाली रिएक्शन पढ़ी जिसमें कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि स्लेक्ड लाइम दे रहा है। अब एक और रिएक्शन हमने पढ़ी थी, इसमें क्या था, कंटेनर गर्म हो जा रहा है। हमने फर्स्ट रिएक्शन पढ़ी थी इस पूरे चैप्टर की विच वॉज जब हम मैग्नीशियम बर्न कर रहे थे, उसमें भी हमने देखा कि हीट प्रोड्यूस हो रही थी तो उसमें हमने देखा कि हीट प्रोड्यूस हो रही थी। एंड देन कोई भी चीज़ जलेगी तो हीट तो ऑब्वियसली प्रोड्यूस होगी। एंड देन कार्बन प्लस ऑक्सीजन, जब भी कार्बन बर्न होता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। देन हम पानी को बनाने के लिए जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाते हैं तो वाटर का फॉर्मेशन होता है। कैल्शियम और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो हमें CaO मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, विच इज़ द क्विक लाइम जो भी अभी हमने पढ़ा है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स होते हैं। एक तो ये होता है कि सिंगल प्रोडक्ट होता है, दूसरा ये होता है कि ये जो है मोस्टली कॉम्बिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, यानी कि इनमें हीट रिलीज होती है। जिस भी बीकर में हम ये रिएक्शन करेंगे उसमें क्या हो रहा होगा, हीट रिलीज हो रही होगी तो वो गर्म हो जाएगा। ऑल्सो इनमें मोस्टली ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, मोस्टली O2 जो होता है वो इन्वॉल्व रहता है ना। O2 ऑक्सीजन जो है ज़रूरी नहीं है सिर्फ O2 के फॉर्म में इन्वॉल्व हो, कहीं कहीं पे हो भी सकता है। जैसे ये 6 की 6 हमने रिएक्शंस लिखी हैं, आई गेस ये 3 तो फर्स्ट 3 तो हमें NCERT में भी दे रखी हैं और जो लास्ट 3 मैंने लास्ट 2 मैंने थोड़ी सी एक्स्ट्रा भी लिखी हुई हैं। तो बेसिकली इन सब में आप देख रहे हो ऑक्सीजन इन्वॉल्व है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अभी हम लोग थोड़ा सा बुक से पढ़ लेते हैं ये वाला पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस माइट कम एज क्वेश्चन। अ सोल्यूशन ऑफ स्लेक्ड लाइम इज प्रोड्यूस्ड ये वाली रिएक्शन में जो हमने स्लेक्ड लाइम प्रोड्यूस किया है,
It is used for whitewashing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate on the walls. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of whitewashing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that the chemical formula for marble is also CaCO3. अब क्या है, घर पे जो वाइट वॉशिंग होती है ना, वॉल्स को वाइट वॉश करते हैं, वो एक्चुअल में हम स्लेक्ड लाइम का यूज करके ही करते हैं. जो रिएक्शन हमने अभी पढ़ी थी कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्ट करने वाली विद वाटर, उसमें जो हमें स्लेक्ड लाइम मिल रहा था, उस स्लेक्ड लाइम को क्या करते हैं हम लोग, पेंट करते हैं. और वो जो स्लेक्ड लाइम होता है ना, ये जो हमारे पास स्लेक्ड लाइम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब क्योंकि दीवार पे कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड तो प्रेजेंट है एयर में, कार्बन डाइऑक्साइड तो काफ़ी अबंडेंस में प्रेजेंट होती है, हम रिलीज ही कर रहे होते हैं इतनी सारी कार्बन डाइऑक्साइड. तो जो दीवारों पे लग गई है हमारी वाइट वॉशिंग में स्लेक्ड लाइम की लेयर, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट कर जाता है. तो वो जब CO2 रिएक्ट करता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बना देते हैं. और ये जो कंपाउंड होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये तो एक तो वॉल्स को प्रोटेक्शन भी देता है थोड़ा बहुत सीलन वगैरह से, एक क्योंकि लेयर लग जाती है पूरी, तो एक लेयर सी बन जाती है. एंड ऑल्सो ये जो है एक शाइनी सा फिनिश भी दे रहा होता है वॉल्स पे, तो इसीलिए वाइट वॉशिंग जनरली कराई जाती है. तो हम लोगों ने कौन सी एक रिएक्शन पढ़ी, और ये भी कौन सी एक रिएक्शन पढ़ी, स्लेक्ड लाइम की. दिस रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे क्या हुआ, हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 वो कंबाइन कर रहा है CO2 से, और कैल्शियम कार्बोनेट हमें मिल रहा है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस H2O. तो यहाँ पे भी ऑक्सीजन इन्वॉल्व ही है. अब देखते हैं हम कुछ और एग्जाम्पल्स यहाँ पे भी दे रखे हैं, जैसे कार्बन बर्निंग ऑफ कोल. कोयला हम जलाते हैं ना, तो कोयला बेसिकली कार्बन ही होता है. तो कोयला कार्बन होता है, बर्न कर रहे हैं यानी कि कंबशन की प्रोसेस है, तो ऑक्सीजन ऑब्वियसली इन्वॉल्व होगी, तो फिर वो करते हैं हम, तो CO2 हमें मिलता है. ये भी एक तरीके की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. अब जलाते हैं तो हमें हीट तो मिलती है, यानी कि हीट इसमें भी रिलीज हो रही है, यानी कि एक्सोथर्मिक ये भी है, सिंगल प्रोडक्ट इसमें भी है और ऑक्सीजन इन्वॉल्व इसमें भी है. देन नेक्स्ट होता है फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम H2 and O2 गैसेस. ये भी हम लोगों ने देख लिया है. So in simple language we can say that when two and more substances, elements or compounds combine to form a single product, the reactions are called as the combination reactions. We also observed, अब देखो इन एक्टिविटीज से हमने क्या क्या ऑब्जर्व किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व हुई है. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म. तो reactions in which heat is released along with the formation of products are called as the exothermic reactions. आपसे एग्जाम में ये भी पूछा जाता है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स. तो आप ये रिएक्शंस के नाम लिख सकते हो कि व्हेन ड्यूरिंग अ रिएक्शन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड द रिएक्शन मिक्सचर बिकम्स वार्म, देन सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. उसके आप कुछ एग्जांपल्स दे सकते हो, जैसे बर्निंग ऑफ कोल, ये भी एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का. एंड देन जो मैंने इधर करवाए हुए हैं, जैसे ये वाला ये सभी जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के एग्जांपल्स है. अब जो रेस्पिरेशन होता है ना, रेस्पिरेशन वो भी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है. दो इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं लाइफ प्रोसेसेस वाला, उसमें भी मैं रेस्पिरेशन बताऊंगी, उसमें आएगा अच्छे से रेस्पिरेशन. बट रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है, जो हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, ये रेस्पिरेशन नहीं होता है. रेस्पिरेशन को यूजुअली हम यही बोल देते हैं कॉमन टर्म्स वर्ड. एक्चुअल में रेस्पिरेशन ये होता है जो हम इनहेल कर रहे हैं, उसमें जो हमने ऑक्सीजन अंदर लिया, वो ऑक्सीजन जो है अंदर सेल्स में जाता है और वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है खाने के साथ. अभी मैं थोड़ा बेसिक में बता रही हूँ. वो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है खाने के साथ और एक रिएक्शन होती है. उस रिएक्शन से हमें एनर्जी मिलती है. खाना खाया, उसके साथ ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहा है और उस ऑक्सीजन से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, यानी कि एनर्जी रिलीज हो रही है इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में. रेस्पिरेशन भी एक केमिकल रिएक्शन हो रही होती है बॉडी के अंदर हर सेल में. तो हर सेल में जो खाना था, जो ग्लूकोज था, वो रिएक्ट किया विद ऑक्सीजन और उसने एनर्जी रिलीज करी. तो रेस्पिरेशन भी हमारी एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस ही है. और यहाँ पे हमें रिएक्शन भी मिल गई. जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ, हमें 6CO2 मिला, 6H2O मिला और साथ में एनर्जी मिली, यानी कि क्या हो गया, ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई. और एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कि जो डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल मैटर का इनटू द कंपोज्ड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन.
तो हम लोगों ने ये वाली सारी रिएक्शंस देख ली। तो हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को पढ़ चुके हैं। इसका जो भी जिस्ट था वो मैंने इन नोट्स में लिखा हुआ है कि मल्टीपल रिएक्टेंट्स होते हैं, सिंगल प्रोडक्ट होता है, मोस्टली ये एक्सोथर्मिक होती है, मोस्टली ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है, एंड दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं और एक दो मैंने एक्स्ट्रा भी लिखे हुए हैं, दो ऑलमोस्ट सारे बुक में हैं ही। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन में। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट होता है, सॉरी सिंगल रिएक्टेंट होता है, सिंगल रिएक्टेंट and 2 or more products. This is all about the decomposition reaction, like not all about but the gist of decomposition reaction. और इसमें क्या हो रहा होता है कि मेजरली ये एंडोथर्मिक है क्योंकि इनको हीट चाहिए होती है, मेजरली एंडोथर्मिक। अभी हमने एक्सोथर्मिक पढ़ा। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जिनमें एनर्जी रिलीज होती है। एंडोथर्मिक क्या होता है, जिस रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है, ऐसी रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शंस को करने के लिए, क्योंकि एक सिंगल कंपाउंड उसे तोड़ना है, तोड़ने के लिए एनर्जी लगती है ना, आपको पास कोई ब्लॉक है, उस ब्लॉक को आप तोड़ना चाहते हो तो उसको तोड़ने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी। तो इसीलिए जिन भी रिएक्शंस में आपको एनर्जी देनी पड़ती है उस रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, वो रिएक्शंस एंडोथर्मिक होती हैं। और डीकम्पोजिशन रिएक्शंस मेजरली लिखा है मैंने, बट ये सारी ऑलमोस्ट एंडोथर्मिक ही होती हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें एक ही रिएक्टेंट होता है और वो टूट करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना रहा होता है। अभी हम लोग इसको पहले इधर से पढ़ते हैं बुक से हमारी। तो यहाँ पे क्या किया गया है, 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हुए हैं। अभी मैंने आपको इधर लिखवाया हुआ था कि फेरस होता क्या है, ठीक है, रुको अब मैं आपको इधर ही लिखाऊंगी, आयरन जहाँ पे लिखा है। फेरस होता है 2 वाला, जिसकी वैलेंसी 2 होती है, और फेरिक होता है 3 वाला। तो अब यहाँ पे हमें फेरस दे रखा है और सल्फेट दे रखा है। यहीं पे मैंने आपको बताया है सल्फेट की भी वैलेंसी 2 होती है। तो फेरस सल्फेट क्या हुआ, Fe की वैलेंसी है 2, सल्फेट की वैलेंसी है 2, तो 2 2 कैंसिल ही हो जाएंगे, तो FeSO4 मिल जाएगा हमें। तो ये होता है फेरस सल्फेट, ठीक है। अब इसको क्या किया हमने, एक बॉइलिंग ट्यूब में ले लिया। अब हम लोग पहले नोट करेंगे कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का क्या कलर है, फिर हम हीट करेंगे बॉइलिंग ट्यूब को ओवर द स्पिरिट लैम्प एंड ऑब्जर्व द कलर ऑफ द क्रिस्टल्स आफ्टर हीटिंग। तो हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए बॉइलिंग ट्यूब में, नीचे से लगाया एक बर्निंग वाला लैम्प, जैसे ये है ट्यूब हमारी, इस ट्यूब के नीचे हमने ये वो लिया है बर्निंग लैम्प, इसको हम बर्न कर रहे हैं। इसमें यहाँ पे जो है फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं, ये एक ट्यूब है, अब हम इसको बॉइल कर रहे हैं। एंड देन हम देखेंगे, पहले हम लोग ऑब्जर्व करेंगे जो क्रिस्टल्स है उनका कलर पहले क्या है फिर बाद में क्या कलर है। अब हमें क्या समझ दिखता है कि द ग्रीन कलर इनिशियली क्या था, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स का ग्रीन कलर था। द ग्रीन कलर ऑफ द फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स चेंज हो गया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो स्मेल द कैरेक्टरिस्टिक ओडोर ऑफ बर्निंग सल्फर। सल्फर को जब हम बर्न करते हैं ना तो एक ओडोर आती है, इट इज लाइक माचिस की तिल्ली आप जब जलाते हो ना ऐसे, तो एक स्मेल सी आती है, वो वाली स्मेल आती है जब सल्फर बर्न करते हैं। आई होप आई एम नॉट सेइंग समथिंग रॉन्ग, बट हाँ वो आता है। तो इसकी एक हमें रिएक्शन भी दे रखी है यहाँ पे, जब फेरस सल्फेट बर्न हो रहा है तो वो फेरिक ऑक्साइड बना ले रहा है, इसका कलर हमें दे रखा है ग्रीन, ठीक है। और ये आप फाइंड आउट करके लाओगे कि कौन सा कलर वो बन जाता है, इवन दो बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर की मैं बता दूंगी आपको, बट अगर जिसको भी पता है वो कमेंट कर लो फटाफट से, एंड क्या अभी बता दूंगी मतलब मैं। देन ठीक है, तो फिर वो सल्फर SO2 बन जाता है एंड SO3 बन जाता है। तो ये एक रिएक्शन है। अब यहाँ पे क्या है, एक सिंगल रिएक्टेंट है FeSO4, उसको हम हीट दे रहे हैं एंड देन वो टूट रहा है इन सब में। तो इस रिएक्शन में हमने ऑब्जर्व किया कि एक सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन कर रहा है टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स। दिस इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब क्या होता है, जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स हैं FeSO4 वाले बेसिकली, वो वाटर लूज करते हैं व्हेन दे आर हीटेड एंड द कलर ऑफ द क्रिस्टल चेंजेस। It then decomposes to ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. Ferric oxide is a solid while SO2 and SO3 are the gases. तो basically solid gas है, ये टूट रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में। Decomposition of calcium carbonate to calcium oxide and carbon dioxide on heating is an important decomposition reaction used in various industries.
अब कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन जो है, कैल्शियम कार्बोनेट एक तो लाइमस्टोन भी है एंड ऑल्सो हमने कैल्शियम कार्बोनेट अभी ऊपर पड़ा हुआ है यहाँ पे को, ये बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट, ये मार्बल भी है ऑल्सो ये वो कैल्शियम कार्बोनेट भी है जो वॉल्स पे बनता है, ठीक है जी। तो कैल्शियम कार्बोनेट अभी हमने पढ़ा, उसको हम लाइमस्टोन भी बोलते हैं, उसको जब हीट दी जाती है तो वो कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलाइम और CO2 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। अब ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस थी ये हीट की प्रेजेंस में होती थी, ठीक है। तो अभी हम इधर नोट्स पे जाते हैं अपने, और मैंने इधर आपको जहाँ पे मैं पढ़ा रही थी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो अब जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती है ना वो भी अलग अलग तरीके की होती है। एक तो होता है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें क्या होता है हीट देते हैं हम, हीट एनर्जी देते हैं हम, एनर्जीज डिफरेंट फॉर्म में होती है, हीट होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, सनलाइट होती है, ये सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज ही हैं। तो यहाँ पे जिन रिएक्शंस में हम हीट दे करके तोड़ते हैं एक सिंगल रिएक्टेंट को मल्टीपल सिंपलर एलिमेंट्स में या फिर कंपाउंड्स में, वो वाली जो है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होती हैं क्योंकि उनमें हीट एनर्जी यूज करी जा रही है। तो थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स एक तो ये हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट कर रहे हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 बन रहा है, एंड देन लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट मैंने बनाया सिखाया भी है आई गेस, नहीं सिखाया तो मैं टेल यू लेटर। चलो तो लेड नाइट्रेट, चलो मैं बता ही देती हूँ, लेड जो होता है उसकी वैलेंसी 2 होती है, NO3 की वैलेंसी 1 होती है, आई टोल्ड यू ऑल्सो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा Pb NO3 होल 2। अब आपका ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि कहीं पे तो हम ब्रैकेट नहीं लगाते, कहीं पे हम ब्रैकेट लगा देते हैं। तो हम ब्रैकेट इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तो अलग अलग एलिमेंट्स है, तो हम दोनों में मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं इसीलिए ब्रैकेट लगा रहे हैं। ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो लगेगा कि किसी एक ही में मल्टीप्लाई हो रहा है। पीबी जो है, अगर मान लो पीबी में हमें कोई नंबर लिखना होता है वहाँ पे ब्रैकेट नहीं लगाते क्योंकि पीबी तो एक ही है ना, ठीक है। फिर यहाँ पे एक Hg वाला एग्जाम्पल भी है, मरकरी। मरकरी मैंने आपको बताया नहीं क्या होता है, बट यहाँ पे लिख लेते हैं, इवन तो दिस इज नॉट आई गेस इम्पोर्टेंट बट आ सकता है। Hg जो है वो है मरकरी। अब ना आपको हर रिएक्शन पता होनी जरूरी नहीं है, मैं बता रही हूँ अभी यहाँ पे, तो आपको Hg मरकरी होता है और इसकी वैलेंसी होती है 2, ठीक है। अब क्या है ना, आपको ये इनमें क्वेश्चंस कैसे आएंगे, रिएक्शन लिखी हुई होगी, आपको बतानी कौन सी रिएक्शन है। आप कोई नई भी अगर रिएक्शन आ गई ना, आप इजीली देख कर बता सकते हो कैसी रिएक्शन है, चाहे आपने वो रिएक्शन पहले देखी हो या ना देखी हो। अगर आपको बहुत सारे रिएक्टेंट्स दिख रहे हैं, एक ही प्रोडक्ट दिख रहा है तो मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक ही रिएक्टेंट दिख रहा है और बहुत सारे प्रोडक्ट दिख रहे हैं मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो पहचानना इज वेरी इजी। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन एक बेसिक कैसी सी दिखती है, ए जो होता है वो टूट जाता है इंटू बी प्लस सी और प्लस डी, ई कितने में भी टूट सकता है, वो कोई नेसेसिटी नहीं होती कि इतने में ही टूटेगा। थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद जो दूसरा तरीका होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के प्रेजेंस में एक कंपाउंड टूटता है कुछ सिंपलर कंपाउंड्स में या सिंपलर एलिमेंट्स में। तो जैसे यहाँ पे वाटर है, वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। सिमिलरली फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होता है, फोटोकेमिकल यानी कि जो सनलाइट होती है उसको हम फोटोकेमिकल एनर्जी बोलते हैं यूजुअली। तो जो सनलाइट है उसकी प्रेजेंस में AgCl और AgBr टूटते हैं। तो अब ये हम पहले अच्छे से डिटेल में अपने NCERT से पढ़ लेते हैं। अब एक एक्टिविटी है कि 2 ग्राम ऑफ लेड, ये वही वाली है लेड नाइट्रेट पाउडर, बेसिकली ये जो ये वाली रिएक्शन है उसकी एक्टिविटी है कि 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर लेना है बॉइलिंग ट्यूब में, होल्ड द बॉइलिंग ट्यूब विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड हीट इट ओवर अ फ्लेम, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आप क्या ऑब्जर्व करोगे, हाँ जी एक इम्पॉर्टेंट चीज, अच्छा वो बाद में आएगी। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं, आग, हीट दे रहे हैं, तो हीट वाली एनर्जी यूज हो रही है। तो you will observe emission of brown fumes and these fumes are of nitrogen dioxide, ठीक है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के फ्यूम्स आपको दिखते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब भी कहीं से रिलीज हो रही होती है तो उसके ब्राउन कलर के फ्यूम्स आते हैं, मतलब कि I'll tell you, जब भी आप इसको बर्न कर रहे हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो इसके जो है ऊपर को ब्राउन फ्यूम्स निकलेंगे, यानी कि जो ऊपर को भाप निकलती है वो ब्राउन कलर की होगी,
तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो है ब्राउन फ्यूम्स निकलती हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन दिखाया जा रहा है। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पूरी रिएक्शन बता रखी है। बेसिकली क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं और फिर वो सारा कंपाउंड को तोड़ते हैं एंड ऑल ऑफ दैट। बेसिकली क्या किया है यहाँ पे, ये वाली रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज ये आती है, दिस इज़ अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, क्योंकि आपको ये रिएक्शन पूरी लिखने को आ सकती है, देन आपको इसमें पूरा सेटअप बताना पड़ेगा एंड ऑल ऑफ दैट, आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सो दिस रिएक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो क्या करना है इसमें, वी हैव टू टेक अ प्लास्टिक मग एंड ड्रिल 2 holes at its base and fit rubber stoppers in these holes. Insert carbon electrodes in these rubber stoppers as shown in figure. तो अभी हमने क्या किया है, हमने प्लास्टिक का जग सा लिया है जो हमारे घरों पे होता है, उसमें नीचे यहाँ पे 2 होल्स बना दिए हैं, 2 होल बनाए और उसमें रबर के वो लगा दिए हैं, रबर के स्टॉपर्स लगा दिए हैं और रॉड घुसा दिया। अब स्टॉपर्स क्या है, हमने रॉड डाली है ना, रॉड को छोड़ देंगे तो जल्दी नीचे आ जाएगी, तो रबर के स्टॉपर्स से जितनी स्पेस बची है हम उनको भर दे रहे हैं ताकि वो एक तो अटके रहें इलेक्ट्रोड्स और गिरे ना। अब इलेक्ट्रोड्स में क्या है, इलेक्ट्रोड्स बेसिकली कार्बन की रॉड्स होती हैं, ठीक है, कार्बन की रॉड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स बहुत अलग अलग मटेरियल्स के भी होते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कार्बन की रॉड्स ले रहे हैं। ये जो है ये ग्रेफाइट की रॉड्स, ग्रेफाइट इज अ फॉर्म ऑफ कार्बन ओनली, तो बेसिकली हम कार्बन की ही रॉड्स ले रहे हैं, ग्रेफाइट कार्बन ही होता है। और ये हमने क्या ले रखा है, प्लास्टिक का मग ले रखा है, और यहाँ पे हम लोगों ने रबर स्टॉपर्स लगा रखे हैं। अब क्या करना है, अब हमें कनेक्ट करना है इन इलेक्ट्रोड्स को टू अ 6 वोल्ट बैटरी। अब इन इलेक्ट्रोड्स को हमने वायर्स एंड ऑल के यूज करके एक बैटरी से कनेक्ट कर लिया है, क्योंकि अभी वाटर को तोड़ रहे हैं तो हमने पढ़ा है कि हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है, ठीक है, जस्ट स्टडीड की इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी है। तो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो तो हम किसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सोर्स से ही देंगे, जो कि मेजरली बैटरीज होती हैं, तो हम लोग ने बैटरी से कनेक्ट कर लिया। अब हम फिल करेंगे मग को विद वाटर सच दैट द इलेक्ट्रोड्स आर इमर्स्ड, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू द वाटर। अभी अपन लोग ने क्या किया, पानी डाला और इतना पानी डाला है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं वो तो ढक गए हैं एटलीस्ट पानी से, तो इतना पानी डालना है कि वो उसके ऊपर तक आए बेसिकली, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स लेनी है फिल्ड विद वाटर एंड इन्वर्ट देम ओवर द 2 कार्बन इलेक्ट्रोड्स ऑल्सो। अब उस पानी में कुछ ड्रॉप्स हमने एसिड का भी डाल दिया। अब क्या लिया, अभी क्या लिया हमने, 2 रॉड्स ली हैं, उन जो कार्बन की रॉड्स हैं उन रॉड्स के ऊपर अब टेस्ट ट्यूब्स, जैसे टेस्ट ट्यूब ऐसी होती है तो उसको उल्टा करके ऊपर से रख दिया टेस्ट ट्यूब्स को। अब आगे देखते हैं। अब हम लोग करंट को स्विच ऑन करेंगे एंड लीव द अपैरेटस अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम। अब हमने करंट का सोर्स जो है वो ऑन किया और उसे अनडिस्टर्ब्ड छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। नाउ मतलब बेसिकली छोड़ दिया उसको करंट का सोर्स ऑन करके। Now you will observe the formation of bubbles at both the electrodes. These bubbles displace water in the test tubes. अब हमने क्या ऑब्जर्व किया, दोनों टेस्ट ट्यूब्स में इलेक्ट्रोड्स के ऊपर कुछ कुछ बबल्स हमें दिख रहे हैं, ठीक है, और ये जो बबल्स होते हैं ये उस एरिया में वाटर को हटा दे रहे हैं। अब क्या है, इज द वॉल्यूम ऑफ गैस कलेक्टेड द सेम इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, क्या जो वॉल्यूम है गैस की वो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में सेम है, ये क्वेश्चन हमें किया जा रहा है। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. अब क्या करना है, हमें वो टेस्ट ट्यूब्स को वापस रिमूव कर लेना है, एक बार हमारा जो गैस है वो वहाँ पे भर चुकी है। ये जो ऊपर को उठी है ना, ये बेसिकली क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो बबल्स हैं ये गैस के बबल्स हैं, तो अब पानी ऊपर को उड़ गया है, क्योंकि गैस के बबल्स ने यहाँ से पानी को डिस्प्लेस करके ऊपर भेज दिया है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि मैं इससे बेहतर अभी कैसे एक्सप्लेन करूँ आपको, आई डोंट अंडरस्टैंड, आई जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड। अलग से पहले हम लोग पूरा रीड कर लेते हैं एटलीस्ट इसको। Once the test tubes are filled with the respective gases, remove them carefully. Test these gases one by one by bringing a burning candle close to the mouth of the test tube. This step must be performed carefully. Which gas is present in each test tube? Now हमें एक बहुत important सी चीज़ करनी है, because इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो मैं ये आपको अभी अलग से एक सेटअप बना करके दिखाती हूँ।
ओके, तो अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ाने वाली हूँ अच्छे से, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और ये बहुत ज़्यादा आता है। आपको इलेक्ट्रोलिसिस का पूरा एक्सपेरिमेंट भी आ सकता है करने को, तो आप लोग उसको कैसे कैसे लिखोगे मैं आपको ब्लूप्रिंट बता रही हूँ। एक एम आएगा, फिर मटीरियल्स क्या क्या लिखने हैं, फिर ऑब्जर्वेशंस क्या क्या लिखनी है। सबसे पहले एम लिखना होता है आपको, ब्लैक पेन से आप एम लिखोगे, देन उसके नीचे आप एम लिखोगे क्या है उस चीज़ का। तो एम क्या होता है ना रिएक्शन का, सॉरी इस एक्सपेरिमेंट का एम है दैट वी वांट टू शो कि जो वाटर है वो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिकम्पोज हो जाता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। फिर मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है में आप लिखोगे कि आपको एक प्लास्टिक मग चाहिए रहता है, आपको कार्बन के इलेक्ट्रोड्स चाहिए रहते हैं जो कि ग्रेफाइट के बने हुए होते हैं, देन यू नीड सम टेस्ट ट्यूब्स, देन यू नीड द रबर स्पेशर्स, देन यू नीड द 6 वोल्ट बैटरी। तो ये है। फिर आप डायग्राम बनाओगे पूरा, जैसे कि डायग्राम यहाँ पे आपको दे रखा है। उसके बाद आप ऑब्जर्वेशंस लिखोगे। ऑब्जर्वेशंस में सबसे पहली चीज ये आएगी कि आपको बबल्स ऑब्जर्व होते हैं दोनों ही इलेक्ट्रोड्स पे। और जो अब यहाँ पे एक चीज वो दे रखी है कि कैथोड जो है हमारा नेगेटिव वाला टर्मिनल है, एनोड पॉजिटिव टर्मिनल है। कैथोड पे क्या बन रहा है, ये जो हमारा कैथोड है नेगेटिव वाला, इस कैथोड में हमारी हाइड्रोजन गैस बन रही है और जो एनोड है वहाँ पे हमारी ऑक्सीजन गैस बन रही है। बट इन्होंने ऑक्सीजन वाले में बबल्स ज़्यादा दिखाए हुए हैं, हाइड्रोजन में बबल्स कम दिखाए हुए हैं। तो ये आई गेस इट्स रॉन्ग इन द बुक, बिकॉज हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है तो हाइड्रोजन के बबल्स ज़्यादा दिखाने चाहिए थे। ठीक है, तो हाइड्रोजन ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और ऑक्सीजन जो है कम प्रोड्यूस होगी। कौन सी जो रेशियो होता है वो कैसा होता है, रेशियो इसका होता है 2:1। हाइड्रोजन जो होती है विच इज प्रोड्यूसिंग एट कैथोड नेगेटिव टर्मिनल में, वो डबल प्रोड्यूस होती है देन ऑक्सीजन। ये हमें कैसे पता चलता है, एक तो हमें बबल्स देख के पता चलता है, और किस तरफ ऑक्सीजन है किस तरफ हाइड्रोजन है वो भी पता करने के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो मैं आपको अभी बताती हूँ। बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि जो रेशियो है वो 2:1 होता है। 2 टाइम्स जो है हाइड्रोजन होता है ऑक्सीजन के, यानी कि जितना ऑक्सीजन है उसका डबल हाइड्रोजन बन रही है। तो बबल्स यहाँ पे ज़्यादा होने चाहिए थे, बट लीव इट। आई थिंक इन्होंने कुछ और तरीके से दिखाया हुआ है या जो भी है। तो ये चीज़ है यहाँ पे। अब होता क्या है कि हाइड्रोजन क्यों ज़्यादा बनती है, बिकॉज जो एक वाटर का मॉलिक्यूल है वो H2O है, यानी कि 2 टाइम्स हाइड्रोजन है। तो ऑब्वियसली हाइड्रोजन गैस विल प्रोड्यूस मोर, क्योंकि जितने ब्रेक होंगे, मान लो 10 मॉलिक्यूल वाटर के ब्रेक हुए हैं डिकम्पोजिशन में। तो अगर 10 ब्रेक हुए हैं तो 10 में क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन है तो 10 में 20 हाइड्रोजन आएंगे और 10 में 10 ऑक्सीजन आएंगे। तो हाइड्रोजन तो डबल प्रोड्यूस हो रहे हैं ना, तो इसीलिए ये वाला रेशियो रहता है उसका। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हाइड्रोजन कौन सी है और ऑक्सीजन कौन सी है। अब हम लोगों ने निकाली वो टेस्ट ट्यूब में हमें गैस मिल गई है। अब हम उन दोनों टेस्ट ट्यूब में ना से आगे से उनके मुंह पे हल्की सी आग लगाएंगे, मतलब ऐसे आग दे देंगे, थोड़ी सी फायर दे देंगे किसी बर्नर से या कुछ से। जो हाइड्रोजन गैस होती है ना, अब दोनों ही में देंगे, हमें तो नहीं पता ना, हम लोग अनजाने हैं इस एक्सपेरिमेंट से, ये तो हमें लिखा हुआ मिल रहा है। बट अगर हमें नहीं पता होता तो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में से जिस टेस्ट ट्यूब में बर्नर लगा करके ऐसे पॉप साउंड आ रही है ना, वो वाली साउंड जिसमें आएगी वो हाइड्रोजन गैस होती है, और जो ऐसे नॉर्मली जलेगा नॉर्मली वो ऑक्सीजन होती है, जैसे स्पार्कलिंग होगी पूरी वो होती। तो ऑब्जर्वेशंस में आप क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हो वो मैं बता देती हूँ। एक तो दोनों इलेक्ट्रोड्स में आपको बबल्स फॉर्म होते हुए दिखेंगे। जो गैस होती है वो दोनों पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल में प्रोड्यूस होती है। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है विच इज़ हमारा कैथोड, उस कैथोड में हमारी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है। और हाइड्रोजन गैस को हम कैसे बता सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बर्न होती है एक पॉप साउंड से, और जो गैस कलेक्ट होती है पॉजिटिव टर्मिनल पे जो कि एनोड है हमारा, वो जो है एक मतलब बेसिकली नॉर्मली बर्न हो रही होती है, देयर इज नो पॉप साउंड इन इट। तो हम ऐसे पहचान सकते हैं कौन सी गैस है, और उससे ही बबल्स वगैरह से हम वॉल्यूम भी पहचान सकते हैं। और ये भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि एक पर्टिकुलर गैस जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है। तो कंक्लूजन में हम एक तो यही लिख सकते हैं कि 2 गैसेज आर प्रोड्यूस विच आर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बेसिकली जो वाटर है वो डिकम्पोज हो जाता है। अब हम गलतियाँ यूजुअली क्या क्या करते हैं, एक तो हम जब एक्सपेरिमेंट लिखते हैं तो हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाला है वो लिखना भूल जाते हैं। देन कहाँ पे हाइड्रोजन बन रहा है, कहाँ पे ऑक्सीजन बन रहा है वो भूल जाते हैं। हम रेशियो भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन ज़्यादा बनता है। तो ये सारी चीज़ों का आप लोगों को ध्यान देना है। और ऐसा तरीका होता है
इसको पूरा लिखने का, इलेक्ट्रोलिसिस को पूरा लिखने का ऐसा तरीका होता है कि पहले आप एम लिखते हो, फिर आप मटेरियल्स क्या क्या रिक्वायर्ड है वो लिखते हो, फिर आप ऑब्जर्वेशन लिखते हो और उसके बाद आप एक कंक्लूजन लिखते हो कि कंक्लूजन क्या आ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस है इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में टूटना। इसके बाद हम लोगों के पास आता है फोटोकेमिकल डीकम्पोजिशन। तो ये तो हमने कर लिया, ठीक है, ये हम कर चुके हैं। तो अब हम लोग ये वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक्टिविटी करते हैं 1.8 वाली। नाउ आई गेस मेरे पास ना ये काफ़ी पुरानी वाली PDF है बुक की, इट इज़ 2021 वाली। तो आई फील आई एम अ बिट मिस्टेकन इसमें कि मुझे न्यू PDF लेनी चाहिए थी, बट इट्स ओके। नेक्स्ट से मैं आई मेक श्योर दैट। तो हमारी जो नंबरिंग होगी वो डिफरेंट हो सकती है एक्टिविटीज़ वगैरह की, आई गेस थोड़ी सी डिलीटेड या एडिड है। तो अगर कुछ ऐसा एडेड टॉपिक होगा न्यू वाले में या डिलीटेड कुछ होगा तो आई लेट यू नो दैट, ठीक है। तो अब इस वाली एक्टिविटी में क्या है, हमको सिल्वर क्लोराइड लेना है चाइना डिश में। नॉर्मली सिल्वर क्लोराइड AgCl होता है, क्योंकि सिल्वर की भी वैलेंसी 1 है और क्लोरीन की भी वैलेंसी 1 है, तो नॉर्मल AgCl होता है। पहले हमें उसका कलर देखना है, फिर हमें इसको एक नॉर्मल चाइना डिश बेसिकली एक नॉर्मल प्लेट में रख देना है, क्रॉकरी प्लेट जो होती हैं उनमें नॉर्मली रख देना है और उसको फिर सनलाइट में छोड़ देना है कुछ टाइम के लिए। उसके बाद हमें ऑब्जर्व करना है। तो यहाँ पे होगा क्या, जो वाइट सिल्वर क्लोराइड होगा इट टर्न्स ग्रे इन सनलाइट। दिस इज ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय द लाइट। तो बेसिकली क्या होता है, जब हम लाइट में उसको एक्सपोज कर देते हैं सिल्वर क्लोराइड को, तो जो सनलाइट होती है वो सिल्वर और क्लोरीन को तोड़ के अलग अलग कर देती है। तो सिल्वर क्लोराइड जो कि पहले वाइट था अब वो सिल्वर दिखता है, क्योंकि क्लोरीन अलग हो गया, वो गैशियस फॉर्म होगा तो वो उड़ गया और सिल्वर वहां पे रह गया, और सिल्वर जो होता है हमारा वो ग्रेइश इन कलर होता है। ऐसे ही सिमिलर वे में सिल्वर ब्रोमाइड भी एक्ट करता है, सनलाइट उस पर एक्ट करती है और वो टूट जाता है इनटू सिल्वर एंड ब्रोमीन। द अबव रिएक्शंस आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। और ये जो रिएक्शंस होती है ना ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इनको यूज करते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी आई गेस व्हाट इट इज जो आई डोंट नो इफ यू हैव सीन और नॉट, और जो बहुत पुरानी पिक्चर्स होती थी देयर यूज्ड टू बी अ रील, आई मीन एक रील होती थी, उसको ऐसे धूप में लगा करके थोड़ा सा देखो तो वो ब्लैकिश, नॉर्मली वो ब्लैकिश होती है, पर धूप में लगा के हल्का सा देखो तो वो हल्की सी कुछ तो फोटो सी दिख रही होती थी उसमें। तो उस तरीके की फोटोग्राफी में वो यूज करते हैं। वी हैव सीन दैट द डीकम्पोजिशन रिएक्शन रिक्वायर एनर्जी। तो हम लोगों ने क्या देखा कि जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है उसमें एनर्जी तो चाहिए, या तो हीट के फॉर्म में या लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में, फॉर ब्रेकिंग डाउन द रिएक्टेंट्स। द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड इज नोन एज द एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ये चीज हम लोग देख चुके हैं। तो अब ये हो गया है, ये वाला तो मैंने बोला है मैं आपको अलग से करवाऊंगी। देन वी हैव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विच इज अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये वाली रिएक्शन भी आ जाती है आपकी। ठीक है जी, तो पहले मैं यहाँ पे से आपको ये डीकम्पोजिशन दिखा देती हूँ। डीकम्पोजिशन में सिंगल रिएक्टेंट हैं, 2 या ज़्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। मेजरली एंडोथर्मिक होती है, 3 तरीके की होती है। थर्मल होता है जिसमें हीट चाहिए, इलेक्ट्रोलिटिक होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और फोटोकेमिकल होती है जिसमें लाइट या फिर सनलाइट, ये सारी चीज़ें चाहिए। इलेक्ट्रोलिसिस में बेसिकली ऐसे किया जाता है। अब जो है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है उसमें बेसिकली क्या हो रहा होता है, मैं बेसिक डेफिनेशन आपको दे देती हूँ दैट in this more reactive metal displaces a less reactive one from its salt। ठीक है, तो जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा। और ऐसी ही एक हम लोगों के पास रिएक्टिविटी सीरीज होती है। पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव होता है। ओके जी, तो वी वर डूइंग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने इतना आपको बता दिया था कि एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है विच डिस्प्लेसेस रिप्लेसेस कह सकते हैं अ लेस रिएक्टिव मेटल from its salt solution।
तो अब आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ भी यहीं पे दे रखी है। सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव है, जो आपको याद करना है, वो होता है पोटेशियम, उसके बाद होता है सोडियम, फिर कैल्शियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन हाइड्रोजन, देन कॉपर, देन सिल्वर एंड देन गोल्ड। आपको ये पूरी सीरीज़ अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस कर पाओगे। अब हम आ जाते हैं अपने टेक्स्ट पे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में सबसे पहले एक एक्टिविटी है विच इज़ अगेन रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसका एम ये है कि हमें दिखाना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। अब इसमें क्या करने हैं, इसमें 3 आयरन की नेल्स लेनी है, एक तो हमें अलग अलग, और उनको पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है और उनको सैंड पेपर से रब भी कर लेना है। उसके बाद हमें 2 टेस्ट ट्यूब्स भी लेनी है, एक ए टेस्ट ट्यूब लेनी है और एक बी टेस्ट ट्यूब लेनी है, और दोनों में हम लोग 10-10 ml कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डाल देंगे। जो कॉपर सल्फेट होता है दैट इज CuSO4। मैंने अगेन आपको बता रखा है, कॉपर की वैलेंसी 2 होती है, SO4 सल्फेट की वैलेंसी भी 2 होती है, इसीलिए वो CuSO4 बन जाता है। तो दोनों ही टेस्ट ट्यूब्स ले ली, उसमें हमने 10-10 ml कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन डाल लिया। अब कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन होता है इट इज़ ब्लू इन कलर। तो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो है वो ब्लू इन कलर होता है। एंड देन हम लोगों ने 3 आयरन नेल्स ले ली। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक आयरन नेल को साइड रख देंगे और एक टेस्ट ट्यूब जिसमें कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है उसको भी साइड रख देंगे कंपैरिजन के लिए। अब हम लेंगे 2 आयरन की नेल्स, उनको बांध देंगे ऐसे धागे से 2 आयरन की नेल्स को, और उनको हम लोग डिप कर देंगे कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में एक किसी टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसको हमने डिप किया और उसको हम 20 मिनट तक रहने देंगे। 20 मिनट के बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो आयरन नेल्स हम लोगों ने डिप करके रखी हुई हैं कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन के अंदर, वो आयरन नेल्स ब्राउन हो चुकी हैं, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो बिल्कुल कलरलेस हो गया। पहले वो ब्लू था, अगर हम नॉर्मल वाली जो टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने कुछ डिप नहीं किया है उससे कंपेयर करें तो वो ब्लू था। तो ये चीज़ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो आयरन नेल्स में हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि ये नॉर्मल वाली आयरन नेल है जिसको हमने डिप नहीं किया था, और ये वो वाली आयरन नेल है जो हम लोगों ने कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन से बाहर निकाली है। और जब हम लोगों ने टेस्ट ट्यूब्स को कंपेयर किया तो ये वाली जो है वो वाली टेस्ट ट्यूब थी जिसमें हमने कोई आयरन नेल डिप नहीं करी, तो इसके अंदर तो CuSO4 एज इट इज था, बट ये जिसमें हमने आयरन नेल्स डिप करी थी उसका जो कलर है वो बिल्कुल कलरलेस हो गया था, ऑलमोस्ट, मतलब ब्लू कलर सारा जा चुका था। अब ऐसा क्या होता है कि जो नेल होती हैं यानी कि जो कीले हैं वो तो ब्राउनिश हो गई, और जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है वो कलरलेस हो गया, फिर वो कलर उसका फेड हो गया। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज ये वाली रिएक्शन अकर हुई जब हमने आयरन डिप किया CuSO4 में। तो हम लोग पहले अब लोग देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग ने जो हम 2 एलिमेंट्स के साथ अभी इस पॉइंट पे खेल रहे हैं वो कौन कौन से हैं, एक तो कॉपर है और एक आयरन है। अब कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, कम रिएक्टिव है कॉपर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है। अब ये वाला कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है। जब हमने ये डिप किया, जब हमने ये वाला डिप किया इसके सोल्यूशन में, तो इसने इसको कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया और खुद कॉपर की जगह पे आ गया, तो वो FeSO4 बना लिया और कॉपर बन गया। तो बेसिकली आयरन जो है उसके ऊपर SO4 चढ़ गया तो वो ब्राउन हो चुका है, आयरन सल्फेट बन चुका है, और जो कॉपर है वो अलग हो चुका है। कॉपर जो है कॉपर सल्फेट से अलग हो चुका है, और CuSO4 का कलर क्योंकि ब्लू था तो अब वो भी हट गया। तो इस रिएक्शन में जो आयरन था उसने डिस्प्लेस कर दिया या फिर रिमूव कर दिया एक दूसरे एलिमेंट को जिसको बोलते हैं कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। तो ऐसी रिएक्शंस को हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नाउ दिस एक्सपेरिमेंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं, ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल्स भी हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के, और कुछ रिएक्शंस भी हैं। जैसे जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो जिंक कॉपर को रिप्लेस कर देता है, क्योंकि आप रिएक्टिविटी सीरीज अगर यहाँ पे देखोगे तो जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। सिमिलरली अगर आप लोग डिप करते हो लेड को कॉपर में, बिकॉज अगेन लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो लेड जो है डिस्प्लेस कर देगा PPCl को। सो दिस इज हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज डन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के आपको मैंने एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिए हैं। जिंक वाला एग्जाम्पल वी हैव डन। अब एक आयरन वाला एग्जाम्पल और लेड वाला एग्जाम्पल आप यहाँ से लर्न कर लोगे। एंड देन देर आर 2 more एग्जाम्पल्स, ये और ये तो हम लोग टेक्स्ट से कर रहे हैं। देन देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ जिंक एंड FeSO4 का
एग्जाम्पल जिसमें हम लोग यहाँ पे अगर देखें तो जो जिंक है इट इज़ मोर रिएक्टिव, तो जिंक इज़ मोर रिएक्टिव देन आयरन, तो इसीलिए जो जिंक था उसने आयरन को रिप्लेस कर दिया और अपना वहाँ पे लग गया SO4 के साथ. सो दिस वॉज योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मैं आपको बेसिक दे देती हूँ. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में बेसिक क्या होता है कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट होता है. बेसिकली अपनी पोजीशंस एक्सचेंज कर लेते हैं. से फॉर एग्जांपल देयर इज अ कंपाउंड AB एंड देयर इज अ कंपाउंड CD, तो इनके बीच में रिएक्शन होगी और AC साथ में जुड़ जाएंगे एंड BD विल बी ऐसे. तो बेसिकली ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, ऐसे करके हम लोग इसमें चेंजेस करते हैं. बेसिकली डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब एक इधर जा रहा है वो एक उधर जा रहा है. बेसिक चीज इस रिएक्शन में ऐसे होती है. ऑल्सो अब हम इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ते हैं. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक और एक्टिविटी दे रखी है यहाँ पे. हम लोगों ने एक टेस्ट ट्यूब ली है और उसमें सोडियम सल्फेट का सोल्यूशन दिया है. हमें पता है सोडियम होता है Na, सल्फेट होता है SO4. ठीक है, सोडियम की वैलेंसी होती है 1, SO4 की वैलेंसी होती है 2. तो सोडियम सल्फेट क्या हुआ, Na2SO4. तो हमने एक में लिया Na2SO4 और दूसरे में हमने लिया है बेरियम क्लोराइड. बेरियम क्लोराइड में क्या है, बेरियम होता है, क्लोराइड होता है. बेरियम इज 2, क्लोराइड इज 1, तो ये हो जाता है BaCl2. तो ये 2 सोल्यूशंस हम लोगों ने ले रखे. अब हमने ये दोनों सोल्यूशंस को मिक्स कर दिया इस पर्टिकुलर रिएक्शन में. ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि इनको मिक्स करके होता क्या है. हमने क्या किया है, हम लोगों ने सोडियम सल्फेट को, Na2SO4 को और बैरियम क्लोराइड को मिक्स कर दिया है. तो हमें क्या मिला, बैरियम और ये वाले साथ में जुड़ गए, ये और ये साथ में जुड़ गए. तो बैरियम सल्फेट साथ में जुड़ गया और NaCl साथ में जुड़ गया. ऑल्सो क्या होता है ना, जो भी ये वाली रिएक्शंस होती हैं, ऐसी सी रिएक्शंस में जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं उसमें एक इनसॉल्यूबल सा सब्सटेंस बन जाता है और उस इनसॉल्यूबल से सब्सटेंस को हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में जो हम लोगों ने मिक्सचर बनाया है उसमें एक वाइट सा सब्सटेंस फॉर्म होता है विच इज इनसॉल्यूबल इन वाटर और इस इनसॉल्यूबल सब्सटेंस को हम लोग प्रेसिपिटेट बोलते हैं. तो ऐसी रिएक्शंस जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है उसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं. तो बेसिकली जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं उनको हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी बोलते हैं क्योंकि इसमें एक प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, एक इनसॉल्यूबल किसी तो भी कलर का चीज फॉर्म होती है. जैसे ये BaSO4 है, ठीक है, BaSO4 फॉर्म हो रहा है विच इज अ PPT या फिर इसको हम लोग प्रेसिपिटेट बोल सकते हैं. और ये जो प्रेसिपिटेट होता है ये प्रेसिपिटेट होता है वाइट कलर का, ये फॉर्म हो जाता है एंड इट इज ऑफ वाइट कलर. तो ऐसी ही हम लोगों की डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होती हैं. तो यहाँ पे हम पॉइंटर्स में एक चीज लिख लेते हैं कि एक तो इन रिएक्शंस को ऑल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस एंड ऑल्सो इन रिएक्शंस में एक इनसॉल्यूबल सब्सटेंस फॉर्म होता है विच हैज अ सर्टन कलर. जैसे हम लोगों ने ये वाली रिएक्शन देखी, इस रिएक्शन में एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है. अब ऐसी ही रिएक्शन हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में एक तो भी एक्टिविटी में देखी थी. एक रिएक्शन हुई थी जिसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था, ये वाली वो रिएक्शन थी. ठीक है, हम लोगों ने लेड नाइट्रेट लिया था, पोटेशियम आयोडाइड लिया था और उसमें एक येलो कलर का सब्सटेंस फॉर्म हुआ था. तो ये भी एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही थी. दिस वॉज ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. उसमें PbI2 जो है ये एक PPT है या प्रेसिपिटेट है और ये कौन से कलर का था, ये येलो कलर का होता है. एंड सिमिलरली एक और एग्जाम्पल ऐसी सी रिएक्शन का है ये वाला जिसमें सिल्वर नाइट्रेट है विच इज कंबाइनिंग विद सोडियम क्लोराइड और हमें AgCl एक प्रेसिपिटेट मिल रहा है. तो दिस वॉज अबाउट द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. ऑक्सीडेशन होता है मेजरली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन होता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. जब ऑक्सीजन ऐड होगा इट इज ऑक्सीडेशन, जब ऑक्सीजन रिमूव होगा इट इज रिडक्शन. ऑक्सीजन के साथ साथ एक और चीज के पैरामीटर पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन डिसाइड होता है. अगर हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीजन.
कई रिएक्शंस में ऐसा होगा आपको ऑक्सीजन दिखेगी ही नहीं और स्टिल उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, जबकि ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होगा रिएक्शन में, तो उसमें आप देखोगे हाइड्रोजन के गेन और लॉस से। हायर क्लासेस में आप इलेक्ट्रॉन्स, ऑक्सीडेशन नंबर, ये सारी चीजें भी पढ़ते हो, वो आपके में अभी है नहीं, आपके में ओनली ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बेसिस पे ही अभी इस पॉइंट पे है। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे क्या है, हीट अ चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम कॉपर पाउडर। ठीक है, अब हम लोगों ने हीट करनी है चाइना डिश 1 ग्राम कॉपर पाउडर में। बेसिकली कॉपर लिया है, उसका हम ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, कॉपर को बेसिकली जला रहे हैं। और जब भी जलाते हैं वो बेसिकली कंबशन रिएक्शन होती है, कंबशन रिएक्शन इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ओनली। तो बेसिकली कॉपर और ऑक्सीजन को हम कंबाइन कर रहे हैं। सो दिस इज अ रिएक्शन जहाँ पे हम कॉपर ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं और हीट दे रहे हैं, तो हमें 2CuO बेसिकली कॉपर ऑक्साइड मिल रहा है। नाउ दिस इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, क्योंकि पहले कॉपर ऐसे ही था एंड देन उसमें एक ऑक्सीजन ऐड हुआ है, तो बेसिकली एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, तो यानी कि ये एक ऑक्सीडेशन हुआ। Now, if hydrogen gas is passed over this, then this heated material CuO, the black coating on the surface turns brown as the reverse reaction take place and copper is obtained. अब अगर क्या होगा, अगर हम CuO में हाइड्रोजन दे देते हैं तो उल्टी रिएक्शन हो जाएगी और वापस हमें कॉपर मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज अब यहाँ पे इस वाली रिएक्शन में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन ऐड हो जा रहा था एंड कॉपर ऑक्साइड बन जा रहा था। जो कॉपर ऑक्साइड होता है ना, वो बेसिकली ब्लैक कलर का होता है। तो द सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कॉपर टू ऑक्साइड। ठीक है, ये ब्लैक सब्सटेंस क्या था, ये ब्लैक सब्सटेंस था कॉपर ऑक्साइड। ये है हमारा एक ब्लैक सब्सटेंस होता है कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, तो ब्लैकिश अगर सब्सटेंस बन रहा है तो मतलब हमारा कॉपर ऑक्साइड बना है, यानी कि कॉपर का ऑक्सीडेशन हो गया है। ठीक है, अगर हम लोग इसमें अब हाइड्रोजन पास कर देते हैं तो ये सरफेस अगेन ब्राउनिश हो जाएगी, क्योंकि रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। नाउ इफ अ सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। इफ अ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड। ठीक है, जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हुआ है हम बोलते हैं कि वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो गया है। जिस सब्सटेंस में हाइड्रोजन ऐड होता है हम कहते हैं वो सब्सटेंस रिड्यूस हो गया है। जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव हो गया है हम कह देते हैं कि जो सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन रिमूव हुआ है तो वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द रिएक्शन अब जो है कुछ तो ऑक्सीडाइज हो रही है, कुछ चीज़ें रिड्यूस हो रही हैं। ठीक है, अब जो एक रिएक्टेंट है जो कि ऑक्सीडाइज हो रहा है while the other gets reduced during a reactions, such reactions are called oxidation reduction reactions or the redox reactions। अब कुछ ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में हो रहा होता है, मतलब एक ही रिएक्शन है उसमें एक पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो रहा है और दूसरे पर्टिकुलर एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं, उन रिएक्शंस को हम रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो वो वाली रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस होती हैं। जैसे हमने ये वाली रिएक्शन देखी, इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, कॉपर ऑक्साइड से तो कॉपर निकल गया, मतलब सॉरी ऑक्सीजन निकल गया, तो इसका तो रिडक्शन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो इसका ऑक्सीडेशन हो गया, यानी कि यहाँ पे रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों साथ में हो रही है, तो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। अब कुछ और एग्जांपल्स भी दे रखे हैं यहाँ पे रिडॉक्स रिएक्शंस के, जैसे ये है अब ZnO है, इसमें से ऑक्सीजन निकल गया है तो जिंक वाला तो जो है वो रिड्यूस हो गया और इसका ऑक्सीडेशन हो गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड बन चुका है। इसमें भी वही चीज़ हो रही है। MnO2 है, मैंगनीज से हम लोगों का ऑक्सीजन निकल गया है तो ये हो गया रिडक्शन, और ये वाले का हो गया है ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसका एडिशन हो गया है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ना HCl का ही हम लोग ऑक्सीडेशन इसलिए भी बोल सकते हैं क्योंकि हाइड्रोजन निकल गया और क्लोरीन बचा है। तो इन सारी चीज़ों में क्या हो रही हैं, चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो HCl को हम H2O में नहीं, मेजरली हम लोग Cl2 में बोलते हैं कि जा रहा है, बट बेसिकली HCl था एक हमारा, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो गया, H रिमूव हो गया। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन हो गया। MnO2 था, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हम रिडक्शन बोलते हैं, तो इसका रिडक्शन हो गया है। तो ये बेसिकली यहाँ पे चीज़ें हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन में। तो इसको मैं एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन इज बेसिकली एडिशन of oxygen or removal of hydrogen। ठीक है, अब जो
जो पर्टिकुलर सब्सटेंस, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। जैसे देखो, अब इधर देखो, इस वाली रिएक्शन में CuO जो है ये रिड्यूस हो रहा है। देखो, जो खुद रिड्यूस होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अब इस रिएक्शन में जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है, उसका रिडक्शन हो रहा है, यानी कि उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करना चाहिए। मतलब वो कैसे करता है, अब जो कॉपर ऑक्साइड है वो खुद तो कॉपर बन गया, बट ऑक्सीजन तो उसी ने दिया है ना, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन तो उसी ने दिया है, यानी कि वो ऑक्सीजन किसी और को दे रहा है और किसी और को ऑक्सीजन दे करके उसको ऑक्सीडाइज होने में, हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कर रहा है। तो वो एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि वो एक एजेंट है जो किसी और का ऑक्सीडेशन कर रहा है। तो इसीलिए जो पर्टिकुलर सब्सटेंस ऑक्सीडाइज होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, एंड वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। तो रिडक्शन भी हम लोग लिख लेते हैं। रिडक्शन में क्या होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और जो सब्सटेंस रिड्यूस होता है it acts as oxidizing agent। तो हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो चुका है। नाउ हम लोगों का एक लास्ट टॉपिक बचता है, विच इज़ कोरोजन और रेंसिडिटी के बारे में। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चीज़ का, इनसे भी क्वेश्चंस आते हैं, तो यू हैव टू पे अटेंशन। तो ये दोनों चीज़ें भी ऑक्सीडेशन से ही लिंक्ड है, ठीक है। तो हम सबसे पहले कोरोजन पढ़ते हैं। You must have observed that iron articles are shiny when new, but get coated with a reddish brown powder when left for some times। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था, आयरन पहले शाइनी था फिर ब्राउनिश हो गया था, ठीक है। वो अलग रीजंस की वजह से हो रहा है, बट नॉर्मली भी जैसे आपका ताला है, ठीक है, ताला जो लोहे का होता है वो पहले तो बहुत शाइनी सा होता है, ऐसे सिल्वर शाइनिंग होती है उसमें, और फिर बहुत सालों बाद अगर आप उस ताले को लगे रहने दो ना खुले में ही, तो वो ताला के ऊपर ऐसे जंग लग जाता है, रेडिश ब्राउनिश कलर का, डार्क रेड और ब्राउनिश कलर का, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम लोग रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं। ये वाली जो प्रोसेस होती है जिसमें जंग लग जाता है उसको रस्टिंग ऑफ आयरन बोलते हैं, ठीक है। कुछ और मेटल्स भी होते हैं, देयर आर सम अदर मेटल्स विच ऑल्सो गेट टार्निश्ड इन दिस मैटर। सिर्फ आयरन ही नहीं होता है जो खराब हो जाता है, ऐसे और भी कई मेटल्स होते हैं जो खराब हो जाते हैं। हैव यू नोटिस द कलर कोटिंग ऑफ फॉर्म्ड ऑन कॉपर एंड सिल्वर। कॉपर के, अगर जिनके पास कॉपर पीतल वगैरह के वो होते हैं, ग्लासेस होते हैं या मटके होते हैं, वो कुछ टाइम बाद बहुत ब्लैकिश सा लग जाता है। पहले वो बहुत शाइनी गोल्डनिश कॉपरिश सा कलर होता है उनका, गोल्डनिश रेडिश सा कलर होता है, एंड देन वो काले काले से पड़ जाते हैं। इवन सिल्वर की जो भी चीज़ें होती हैं वो कुछ टाइम बाद काली पड़ने लगती हैं। तो वो भी जो है वो मटेरियल ख़राब हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है, बेसिकली उसमें ऑक्सीजन की एक कोटिंग आ जाती है जिसकी वजह से वो ब्लैकिश हो जाते हैं और आयरन जो है रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट such as moisture, acids, etc., it is said to corrode, and this process is called as corrosion। corrosion एक process है। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो सब एनवायरनमेंट में चीज़ें होती हैं जैसे कि मॉइस्चर है, एसिड्स हैं, वो जब किसी मेटल को ख़राब कर देते हैं, कोरोड कर देते हैं उसकी आउटर सरफेस को या अंदर तक, उस प्रोसेस को हम कोरोजन बोलते हैं। और रस्टिंग ऑफ आयरन एक एग्जाम्पल है कोरोजन का। वैसे ही अ ब्लैक कोटिंग ऑन कॉपर, अ ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन, ठीक है। तो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड द ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑफ कोरोजन। आई एम सो सॉरी, कॉपर के ऊपर ब्लैक कोटिंग नहीं होती है, वो बहुत डार्क ग्रीन सी कोटिंग होती है एंड इट अपीयर्स ब्लैकिश
ब्राउनिश ओनली, बट इट इज़ अ डार्क ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर. ओके, तो ब्लैकिश होती तो ब्लैकिश ही है, वो लगता तो काला काला सही है, और सिल्वर के ऊपर तो एक्चुअल में ब्लैकिश कोटिंग ही होती है. तो जो कोटिंग ब्लैक कोटिंग हो जाती है सिल्वर के ऊपर और जो ग्रीनिश सी कोटिंग हो जाती है ऑन द कॉपर, इट इज़ नोन एज द एग्जाम्पल ऑफ, दे आर द एग्जाम्पल ऑफ कोरोजन. तो अब जो ये कोरोजन होता है ना, काफ़ी डैमेजेस कॉज करता है और काफ़ी कॉस्ट और एक्सपेंसिव कॉस्ट करता है कंट्री में या कहीं पे भी, क्योंकि जो कोरोजन होता है ना वो कॉज कर देता है डैमेज टू कार बॉडीज, ब्रिजेस, आयरन रेलिंग्स, शिप्स एंड टू ऑल ऑब्जेक्ट्स मेड ऑफ मेटल, स्पेसिफिकली दोज विच आर मेड अप ऑफ आयरन. कोरोजन की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं, जो ब्रिजेस वगैरह होते हैं वो वीक पड़ जाते हैं, बिकॉज आयरन वीक हो जाएगा अगर उस पर अगर वो कोरोड हो जाएगा तो वो उतना अच्छा तो नहीं रहेगा, ख़राब हो जाएगा, रफ हो जाएगा. एंड बहुत सारी शिप्स होती हैं, शिप्स ख़राब हो जाती हैं बिकॉज ऑफ कोरोजन, क्योंकि शिप्स तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में रहती हैं. और जो भी चीज़ें आउटडोर्स हैं, जैसे जो हमारी ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस तो आउटडोर्स ही होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं बिकॉज ऑफ कोरोजन. तो कोरोजन ऑफ आयरन इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम एंड एवरी ईयर एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड टू रिप्लेस डैमेज्ड आयरन. तो वो डैमेज्ड आयरन को रिप्लेस करने की ज़रूरत होती है बिकॉज ऑफ डैमेज्ड आयरन स्पेसिफिकली ब्रिजेस में अब नहीं चला सकते हो. एक ब्रिज पे जंग लगा हुआ है, वो ब्रिज इज़ नॉट एज सेफ टू यूज़, तो इसीलिए उसको रिप्लेस करना पड़ता है और उसमें काफ़ी ज़्यादा मनी और एक्सपेंसेस होते हैं. अब उनको बचाने के लिए, जैसे रस्टिंग वगैरह से बचाने के लिए हम लोग पेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो एक कोटिंग बना देता है. बेसिकली ये मॉइस्चर से आने के जैसे कोरोजन होता है, तो पेंट होती हैं, ग्रीजिंग्स होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप हायर चैप्टर्स में और अगले चैप्टर 3 में इसके बारे में आप और ज़्यादा पढ़ने वाले हो. देन रेंसिडिटी भी कोरोजन की तरह ही है, मतलब नॉट कोरोजन की तरह नहीं है, बट कोरोजन जो है वो आयरन और मेटल्स का है. रेंसिडिटी में बेसिकली ऑक्सीडेशन हो जाता है खाने की चीज़ों का, ऑयल्स और फैट्स वाली चीज़ों का. होता क्या है रेंसिडिटी में? हैव यू एवर टेस्टेड और स्मेल्ड फैट और ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? जो बासी खाना हो जाता है बेसिकली, जिसमें फैट्स और ऑयल्स हैं, वो खाना बहुत टाइम से पड़ा हुआ है, उसके बाद उसको आपने सुना कैसी गंदी सी स्मेल आती है उससे. तो जब फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस. तो यूजुअली क्या होता है, जब भी ये फैट्स और ऑयल्स वाली जो चीज़ें होती हैं, जो भी तली हुई चीज़ें होती हैं, ऑयली चीज़ें होती हैं, जो फ्रेशली खानी होती हैं, समोसे आप 15 दिन बाद नहीं खाते हो, आप इंस्टेंटली खा लेते हो, ठीक है, 15 दिन तक रखने के बाद नहीं खा सकते आप उसे. क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होने की वजह से रैंसिड हो जाता है. रेंसिडिटी ऑफ प्रोसेस जो कि उसके टेस्ट को, उसके स्मेल को ख़राब कर देती है बिकॉज ऑफ ऑक्सीडेशन. तो यूजुअली ज सब्सटेंसेज विच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, एंटी ऑक्सीडेंट्स आर एडेड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स. तो जो चिप्स होते हैं, चिप्स का पैकेट होता है, वो तो 15 दिन में ख़राब नहीं होता, उनकी तो शेल्फ लाइफ्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं. तो बेसिकली उन पैकेट्स के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स डाले जाते हैं जो उनको ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करेंगे. क्योंकि वो ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट कर रहे हैं तो उनको एंटीऑक्सीडेंट्स बोला जाता है. तो उन चीज़ों को हम लोग एंटीऑक्सीडेंट्स बोलते हैं, ठीक है. तो कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स हेल्प टू स्लो डाउन ऑक्सीडेशन. अब एयर टाइट कंटेनर्स में ऑक्सीडेशन भी स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि जो रेंसिडिटी कॉज कर रहा है या ऑक्सीडेशन का मेजर जो सोर्स है वो हमने ब्लॉक कर दिया है. अब चिप्स हैं, चिप्स को अगर आप खुला छोड़ दोगे, आप पैकेट खोल दोगे और उसको रख दोगे, तो 3-4 दिन बाद वो सील जाता है. स्पेशली जो मॉइस्चर वाले डेज होते हैं, यानी कि रेनी सीजन होता है, उसमें आप किसी भी चीज़ को खुला छोड़ोगे वो एक दिन में ही ख़राब हो जाता है, बिकॉज रेनी सीजन में प्रेसिपिटेशन की वजह से मॉइस्चर बहुत हाई होता है. मॉइस्चर बहुत हाई है तो फैट बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है, तो वो सील जाते हैं, उनकी क्रिस्पीनेस ख़त्म हो जाती है और काफ़ी टाइम तक रखोगे फिर तो पूरा ही ख़राब हो जाता है. इवन उसमें फंगस भी लग जाता है, ऑक्सीडाइज वो इतना हो जाता है, उसकी स्मेल इतनी ख़राब हो जाती है, टेस्ट अलग हो जाता है. तो खोल के ऐसा हो जाता है. लेकिन जब वो पैकेट जब तक सील्ड है, जब तक उसमें ऑक्सीजन की एंट्री नहीं है, जब तक उसमें मॉइस्चर की एंट्री नहीं है, तब तक वो बिल्कुल ठीक रहता है. इसीलिए हम लोग एयर टाइट कंटेनर से पैक करते हैं. इवन वही चिप्स को पैकेट से खोलने के बाद अगर आप एक एयर टाइट बॉक्स में डाल दो जहाँ पे कोई मॉइस्चर नहीं है, सूखा बॉक्स है, तो भी वो ख़राब नहीं होगा. अगर आप ऐसे बॉक्स के अंदर डाल देते हो जहाँ पे ऑलरेडी पानी पानी था, तो वो भी वो ख़राब हो जाएगा. अगर बॉक्स को खुला छोड़ देते हो, मॉइस्चर नहीं है, तो भी ख़राब हो जाएगा. बेसिकली दोनों में से ना ऑक्सीजन होनी चाहिए ना मॉइस्चर होना चाहिए, दोनों में से कुछ भी होगा तो वो सामान ख़राब हो जाता है.
तो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, जो चिप्स मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो पहले नाइट्रोजन डालते हैं, जो गैस होती है ना, चिप्स का पैकेट हमेशा फूला हुआ होता है, उसके अंदर कोई नॉर्मल ऐसे हवा नहीं भरी हुई होती है, वो नाइट्रोजन भरी हुई होती है उसके अंदर, एंड देन इट इज सील्ड। तो ये नाइट्रोजन जो है फिर उसको प्रिवेंट कर रहा होता है ऑक्सीडाइज होने से। सो या गाइज, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हो चुका है। हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, एंड दिस इज़ इट फॉर दिस चैप्टर। अगर आपको चाहिए होगी तो ये एनोटेड NCERT और ये नोट्स तो मैं खैर प्रोवाइड कर ही दूंगी इन माई टेलीग्राम चैनल। आई विल बी लिंकिंग माई टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग, और अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो आप लोग मुझे कमेंट कर दो, एंड ऑल्सो हम लोग जल्दी से इसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने की वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम और ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग करेंगे। अभी तो हमने बेसिक्स पढ़े हैं। आप लोग इतना याद रखो कि रिविजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सुंदर सुंदर नोट्स बनाने में मत लगे रहो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको बार बार रिवाइज करना। और NCERT इज़ ऑल्सो एनीवेज वेरी कंसाइज्ड, NCERT खुद ही बहुत कंसाइज्ड है, तो उसको बस समझना होता है, एंड देन यू हैव टू रीड इट फ्रॉम NCERT ओनली मल्टीपल टाइम्स। इसको प्लीज़ बहुत ज़्यादा शेयर करो, जितने भी तुम्हारे क्लासमेट्स हैं अपने क्लास ग्रुप्स में शेयर कर दो, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी गुड। ठीक है, मतलब आई डोंट नो, सॉरी, इट इज़ नॉट गुड, आई कैन नॉट से इट इज़ गुड, बट आई हैव पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इनटू इट। सो या दैट्स इट। जो भी आपको इम्प्रूवमेंट्स चाहिए हो वो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप चाहते हो और कोई सब्जेक्ट्स भी शुरू करें तो वो भी आप बता सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वन। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।